सब बढ़िया हो एकदम से चकाचक। अरे मतलब सब बढ़िया हो। बढ़िया होने का मतलब क्या है? बढ़िया होने का मतलब क्या है? अरे बढ़िया होने का मतलब है स्वस्थ हैं। बढ़िया होने का मतलब क्या है? हेल्दी हैं। क्या है? हेल्दी हैं। और हेल्दी कैसे रहा जाता है? हेल्दी कैसे रहा जाता है, कैसे बना जाता है हेल्दी, उसी के बारे में हमें बात करनी होगी अब। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कौन सा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की हम बात करने जा रहे हैं। मीडियम हमारा इंग्लिश ही है ना, और इंग्लिश मीडियम ही ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा बाकी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको भाई, मैं भूलता नहीं हूं होमवर्क को। मैंने कहा था आपसे एक्सरसाइज जो दे रखी है एनसीईआरटी की, बातें नहीं करें कोई भी, बिल्कुल साइलेंट रहे। मैंने कहा था आपसे एनसीईआरटी जो है उसके पीछे की एक्सरसाइज दी हुई है, नहीं दी हुई है? अरे दी हुई है। एनसीईआरटी किसके इसके पास नहीं है अभी भी? एनसीईआरटी किसके पास नहीं है अभी भी? सभी के पास है। तो एनसीईआरटी में पीछे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक्सरसाइज दी हुई है, और उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं हमें एक नोटबुक के अंदर करने हैं। आपको एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक के अंदर हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन किस किसने कोशिश की है करने की? देखो इतने सारों ने की है कोशिश करने की। कंप्लीट किस किसने कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है ना, तो अपनी नोटबुक बाहर दे देना। उसके बाद जिन्होंने नहीं किया है, नेक्स्ट संडे तक टाइम है उनके पास में। मंडे को मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा, पहले यहां उनसे होमवर्क करवाऊंगा, उसके बाद ही क्लास में एंट्री दूंगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। जो डायग्राम बनाने हैं, या तो मैंने जो बनाए हैं वह डायग्राम है आपके पास में, या फिर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से बना सकते हो। जो क्वेश्चंस के अंदर जो डायग्राम दिए हुए हैं, पूछे गए हैं, वो बनाने हैं आपको। या तो आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट बना सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं जो नोट्स में हमने यहाँ बनाए थे बोर्ड पर, वो डायग्राम आप वहां से ले सकते हो। और जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो नंबर कैसे आएंगे फिर आपके? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी जाकर आगे आप सक्सेस हो सकते हो। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बट भाई एक तो ये डक्स चल रही है, मतलब ऐसे चल रहा है, तो ऐसे आवाज कम रहेगी। हाँ, तो इसीलिए आपको किसी को भी पड़ोसी के साथ बात नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? तो पड़ोसी के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी फिर वहां पर। तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात कर रहे हैं। वही 12th एनसीईआरटी का ही टॉपिक है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। नीट के अंदर 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, लेकिन 4 तो मान के चलना है, 100% है। मतलब 4 4 16 नंबर, 16 नंबर का ये चैप्टर हमारे लिए है। बोर्ड में भी देखें अपन तो बोर्ड के हिसाब से वहां से भी इंपॉर्टेंट है। एक मेजर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है हेल्थ एंड डिजीज से, बड़ी डिजीज पूछी जाती है, जैसे एड्स है,
कैंसर है, हम कह सकते हैं यहाँ पर, दो मेन, मलेरिया वाली डिजीज है यहाँ पर। तो ये कुछ मेन डिजीज है जो यहाँ से पूछ जाती है, कुछ छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ से, तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, और नीट के अकॉर्डिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं इस चैप्टर से, 5वां क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सिंपल क्वेश्चन तो आता ही है, बट एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आता है इस चैप्टर के अंदर जो मैं कह सकता हूं वो बिना एक्सप्लेनेशन के नहीं हो सकता। जब तक आप उसको पढ़ने के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी को, तो वो पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि असर्शन रीजन तो बिल्कुल ऐसा ही आता है। तो इसलिए ध्यान रखें, सुनना है अच्छे से, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, लास्ट टाइम भी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, अच्छे से ही पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई? और आपने जब मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाए होंगे, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो फिर 100% वो आपसे सोल्व भी हुए होंगे, यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। क्योंकि हमने देखा है कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता है चैप्टर, कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाता है, क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाता है, बट हाँ इतना नहीं जाता, हम क्लास में उसको कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए हमारे सभी क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। तो यहीं पर भी यही बात है। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। ये जो बात की है चैप्टर है, इसमें 2 टर्म हमारे पास में है, एक हमारे पास में हेल्थ टर्म है और दूसरा डिजीज टर्म है। यहां पर सबसे पहले मैं हेल्थ की ही बात कर रहा हूं, इस टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और एनसीईआरटी ने इस हेल्थ के बारे में 2 डेफिनेशन दी है, हम कह सकते हैं। उसने इसको 2 तरह से एक्सप्लेन किया है। यहां पर एक ओल्ड थ्योरी है, एक तो क्या है, ओल्ड थ्योरी है, हम कह सकते हैं पुराने जमाने की थ्योरी है एक, तो उसके बारे में उसने बात की इंट्रोडक्शन के अंदर ही। बट जो न्यू थ्योरी है, मतलब जो न्यू डेफिनेशन है इसकी, वो WHO के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? WHO के द्वारा दी गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा दी गई है। वही एक मतलब कंप्लीट डेफिनेशन है इसकी, क्या है, कंप्लीट डेफिनेशन है। बट हम ओल्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओल्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं यहां पर, या हम कह सकते हैं यहां पर एक हाइपोथेसिस है। क्या एक हाइपोथेसिस है? हाइपोथेसिस का मतलब है, कुछ बात की जाए पर कुछ वैज्ञानिक जिनको हम बोल सकते हैं, ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, मतलब हिप्पोक्रेट्स की हम बात कर सकते हैं। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट तो थे, मतलब इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली की जिसको पूरी दुनिया मानने लग गई, पूरी दुनिया मानने लग गई। यहां पर एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये सब तुक्केबाज थे। क्या थे ये? तुक्केबाज थे, तुक्का मार देते थे और बाई चांस वो सही निकल जाता था। बाई चांस वो क्या निकल जाता था? सही निकल जाता था। तो ग्रीक साइंटिस्ट थे, हिप्पोक्रेट्स थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया उसको? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस उसको नाम दिया। यहां पर मतलब कह सकते हैं, इन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर, जो बॉडी होती है हमारी, उस बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में फ्लूइड होता है। डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? फ्लूइड्स। देखें अपन, देख सकते हैं, बता सकते हैं भी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है, लिम्फ होता है, म्यूकस होता है, हम कह सकते हैं यहां पर। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड होते हैं इन्हें ह्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमर कहा जाता है। इन्होंने जो टर्म दिया बॉडी फ्लूइड के लिए, वो ह्यूमर टर्म दिया। अभी भी हम बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं इसके लिए ह्यूमर टर्म यूज करते हैं। आपने आई की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, आई की स्ट्रक्चर में एक्वस ह्यूमर पढ़ा होगा आपने, तो वो भी तो फ्लूइड ही तो है। एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। तो इन्होंने यही कहा कि बॉडी में कई सारे फ्लूइड होते हैं, और ये जो फ्लूइड होते हैं ये बॉडी के अंदर बैलेंस कंडीशन में होने चाहिए। किस कंडीशन में? बैलेंस कंडीशन में होने चाहिए। इनका जितना अमाउंट होना चाहिए बॉडी के अंदर, उस अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट होने चाहिए। जितने अमाउंट्स में ये बॉडी में होने चाहिए उतने अमाउंट्स में ये प्रेजेंट होने चाहिए, उस कंडीशंस के अंदर ये प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब ये बैलेंस होना जरूरी है। इन फ्लूइड का क्या होना जरूरी है? बैलेंस होना जरूरी है। ब्लड की बात कर लें, प्लाज्मा की बात कर लें, लिम्फ की बात कर लें, म्यूकस की बात कर लें, यहां पर बाइल की बात कर लें, यहां पर इस तरह के जो फ्लूइड हैं ये बॉडी में बैलेंस होना जरूरी है।
यदि ये बैलेंस कंडीशंस में है, ये फ्लूइड बैलेंस कंडीशंस में है, तो वो पर्सन जो होगा वो डिजीज फ्री होगा, मतलब वो हेल्दी होगा। क्या होगा? वह हेल्दी होगा, उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब हम कह सकते हैं वो नॉर्मल अपना फंक्शन कर रहा है, वो एक नॉर्मल पर्सन होगा, मतलब हम कह सकते हैं डिजीज फ्री होगा। क्या होगा? वह डिजीज फ्री होगा। बट एक्चुअल में ये जो हाइपोथेसिस थी ये बेस्ड थी ब्लैक बाइल पर। किस पर बेस्ड थी? ब्लैक बाइल पर, मतलब बाइल पर बेस्ड थी। इन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर बाइल प्रेजेंट होता है। बाइल जो होता है, एक्चुअल में हम बात कर सकते हैं लीवर जो होता है हमारा, वो अपना सिक्रेशन रिलीज करता है जिसे बाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइल कहा जाता है। आपने डाइजेशन के अंदर पढ़ा होगा कभी, बाइल जूस होता है। क्या होता है? बाइल जूस होता है, जिसके अंदर दो तरह के पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट होते हैं। लीवर का फंक्शन होता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द बाइल, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द बाइल। हमारा जो लीवर होता है ये बाइल सिंथेसिस करता है, उसको सिक्रेट करता है, और ये जो बाइल होता है हमारा, ये गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। कहां स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, जहां पर इस बाइल को कंसंट्रेट किया जाता है। इस बाइल को क्या किया जाता है? कंसंट्रेट किया जाता है। और फिर ये बाइल क्या करता है बॉडी के अंदर? फंक्शन बता सकता है कोई बाइल का? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। फैट का क्या करता है? ये इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम जब फूड लेते हैं तो फूड के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? वह लार्ज होते हैं। तो उन फैट मॉलिक्यूल्स का स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। उन फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसलिए इन फैट मॉलिक्यूल्स का जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होती है, इनका इमल्सिफिकेशन करना होता है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है। देन फिर हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं इन फैट मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बाइल जूस का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। तो ये बाइल जो होता है ये स्टोर होता रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर, कंसंट्रेट होता रहता है। क्या होता रहता है? कंसंट्रेट होता रहता है। जब बाइल बॉडी में ज्यादा कंसंट्रेट फॉर्म में आ जाता है, ऐसे तो नेचुरली हम बात करें यहां पर कि जो बाइल होता है ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है, मतलब बात की जाए यहां पर येलो कलर होता है, बट साथ में ग्रीन कलर भी थोड़ा सा इसमें मिक्स रहता है, क्योंकि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन जो होता है हम कह सकते हैं ये येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए बाइल का जो कलर होता है येलोविश ग्रीन होता है। कैसा होता है? येलोविश ग्रीन होता है। बट जैसे जैसे बाइल कंसंट्रेट होता जाता है या फिर इसमें जब प्रॉब्लम या इनमें पिगमेंट्स का अमाउंट बढ़ने लग जाता है, दूसरे सब्सटेंस इसके अंदर बढ़ने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में चला जाता है। किस कलर की तरफ चला जाता है? ब्लैक कलर की तरफ। मतलब ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बाइल थोड़ा सा खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? ये खराब हो जाता है। तो इन्होंने यही कहा कि बॉडी के अंदर जैसे जैसे बाइल का अमाउंट बढ़ता है, किसका अमाउंट बढ़ता है? बाइल, स्पेशली ब्लैक बाइल का अमाउंट बढ़ता है। किसका अमाउंट बढ़ता है? ब्लैक बाइल का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। तो जब ब्लैक बाइल का अमाउंट बढ़ने लग जाता है तो उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर भी क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। किन्होंने बताया? हिप्पोक्रेट्स ने, और साथ ही साथ इंडियन आयुर्वेद सिस्टम, जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम है उसने भी यही कहा कि बॉडी के अंदर जैसे जैसे बाइल मतलब ब्लैक बाइल का अमाउंट बढ़ता है और जैसे जैसे ब्लैक बाइल अमाउंट इसका इंक्रीज होने लग जाता है, तो उस पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? इंक्रीज होने लग जाता है। इसका मतलब उसकी जो पर्सनालिटी होती है, हम कह सकते हैं वो हॉट हो जाती है। क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है, वो गर्म होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? वह गर्म होने लग जाता है। और जब पर्सन का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके अंदर फीवर हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि वो पर्सन फिर अनहेल्दी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वह अनहेल्दी हो जाएगा। ये केवल इनका तुक्का था। क्या था इनका? ये तुक्का था।
ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उन्होंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था बॉडी के अंदर कि बॉडी में ब्लैक बाइल होता है। उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था कि बॉडी में क्या होता है, ब्लैक बाइल होता है। और ब्लैक बाइल जब बढ़ता है तो पर्सन का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो हॉट हो जाती है, मतलब उनके अंदर फीवर आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है? फीवर आने लग जाता है। ऐसा इन्होंने तुक्का मार दिया, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसको सब मानने लग गए, उस टाइम पर इसको सब मानने लग गए कि हाँ, इसीलिए बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है या पर्सन जो होता है उसको फीवर आ जाता है। क्या जाता है? फीवर आ जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक साइंटिस्ट आए, विलियम हार्वे। कौन से साइंटिस्ट हैं? विलियम हार्वे। नाम तो सुना ही होगा आपने। विलियम हार्वे का नाम नहीं सुना आपने? अरे ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। तो जो विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, थर्मामीटर का यूज किया और पर्सन का बॉडी टेम्परेचर नोटिस किया। पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को नोटिस किया। इन्होंने क्या देखा कि जिस पर्सन में बाइल बढ़ा हुआ है, जिनका बाइल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, जिनमें बाइल का अमाउंट ज्यादा है, बाइल पिगमेंट्स में ज्यादा आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। उनका टेम्परेचर भी क्या है? नॉर्मल है। जबकि जब बात के हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग या फिर हम कह रहे इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिन पर्सन में बाइल बढ़ता है, उनका बाइल कंसंट्रेट होता जाता है तो ब्लैक हो जाता है, और इन पर्सन का बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बट ऐसा उन्होंने नहीं देखा। इन्होंने देखा कि जिनके अंदर बाइल ज्यादा है, उन पर्सन का बॉडी टेम्परेचर भी क्या था? नॉर्मल था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस थी, जिसे नाम दिया गया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया गया था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इसको डिसअप्रूव कर दिया गया किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे जो है, ये जाने जाते हैं किसके लिए? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। ये विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने इस थ्योरी को, जो हाइपोथेसिस थी, क्या थी? एक ये हाइपोथेसिस थी, मतलब ये एक थॉट थी। क्या थी? एक ये थॉट थी। इन्होंने ऐसा सोचा है, मतलब इसका कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था। तो हम बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में। ये पुराने जमाने की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा जो प्रपोज की गई थी उस थ्योरी की बात कर रहे हैं, या उस हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अरे बात समझ में आई है ये? तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के 2-3 पॉइंट से हम नोट कर रहे हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है, गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेद सिस्टम। हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के द्वारा ये प्रपोज की गई थी। हम कह सकते हैं ये जो हाइपोथेसिस है, ये किस पर बेस है? ब्लैक बाइल पर। किस पर बेस है ये? ब्लैक बाइल पर। तो बेस्ड ऑन ब्लैक बाइल, ये ब्लैक बाइल पर बेस थी। इन्होंने क्या कहा कि जब ब्लैक बाइल का अमाउंट बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर जब ब्लैक बाइल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तो इन्होंने क्या कहा कि उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, मतलब पर्सन में फीवर हो जाता है। पर्सन में फीवर हो जाता है, मतलब पर्सन जो है अनहेल्दी हो जाता है, उसमें डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है उसके अंदर?
डिजीज हो जाती है, ऐसा विलियम हार्वे हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन आयुर्वेद सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर। मतलब इंडियन आयुर्वेद सिस्टम की यदि बात की जाए तो एक्चुअल में इंडियन आयुर्वेद सिस्टम जो है ये तो 3 जो कंपोनेंट्स हैं उन पर बेस है। आपने सुना भी होगा वात, पित्त और कफ। किसकी बात करता है ये? तो वात, पित्त और कफ की बात करता है। वात जो होती है एयर को बोलते हैं, पित्त बोलते हैं बाइल को। किसको बोलते हैं? बाइल को। और कफ जो होता है म्यूकस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? म्यूकस को। तो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम जो है इससे मिलती जुलती थ्योरी देता है। इंडियन आयुर्वेद सिस्टम जो है इन्होंने जो कहा है उससे मिलती जुलती थ्योरी देता है। वह मतलब वो कहता है कि बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ जो होते हैं ये बैलेंस होने जरूरी है। क्या होने जरूरी है? बैलेंस होने जरूरी है। यदि पर्सन में वात बढ़ने लग जाती, क्या बढ़ने लग जाती है? वात बढ़ने लग जाती है तो वातस डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? वातस डिजीज होने लग जाती है। जैसे कि उसकी बॉडी पेन करने लग जाती है, बॉडी के अंदर पेन होने लग जाता है, बॉडी पेन होने लग जाता है, यहाँ पर हेडेक होने लग जाता है, उसके अंदर वॉमिटिंग्स होने लग जाती है उसके अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं माइग्रेन होने लग जाता है उसके अंदर। तो ये कुछ वातस डिजीज होती है। जिसमें पित्त बढ़ने लग जाता है उनमें पित्तस डिजीज होती है, मतलब एसिडिटी होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? एसिडिटी होने लग जाती है, यहाँ पर पेट में जलन होने लग जाती है, यहाँ पर ये पित्तस डिजीज की बात का है। और जिनमें कफ बढ़ जाता है तो वो कहता है रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। जैसे इंडियन आयुर्वेद सिस्टम बोलता है जो कोरोना है ये कफस डिजीज बोलता है। कौन सी डिजीज बोलता है? वह कफस, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज थी। बॉडी के अंदर कफ के बढ़ने से ऐसा हुआ, बॉडी के अंदर कफ के बढ़ने से ऐसा हुआ। वो वायरल डिजीज थी, लेकिन उस वायरस ने इंफेक्शन जो किया था वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किया था और उसके कारण से यहाँ की म्यूकोसा जो थी उसने यहाँ पर कफ का सिक्रेशन मतलब म्यूकस का सिक्रेशन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इस कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई। क्या हुई? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो वहां पर कफस डिजीज की बात करते हैं। तो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ बात तो वही कर रहा है कि बॉडी में कुछ सब्सटेंस है, वात, पित्त और कफ होते हैं जो बैलेंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बैलेंस। बट यदि इम्बैलेंस हो गए तो उस तरह की डिजीज हो जाती है। उस तरह की क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पर। तो इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया था बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था। विलियम हार्वे साइंटिस्ट का नाम है जो किसके लिए जाने जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। मतलब इन्होंने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की बात की इन्होंने कि बॉडी में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है। हाँ, इन्होंने क्या किया, उन पर्सन का बॉडी टेम्परेचर नोटिस किया, थर्मामीटर लिया इन्होंने और थर्मामीटर लेकर बॉडी टेम्परेचर को नोटिस किया जिनके अंदर बाइल बढ़ा हुआ था, जिनके अंदर ब्लैक बाइल, जिन्होंने कहा मतलब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जो बाइल था उन पर्संस का बॉडी टेम्परेचर नोटिस किया और वो भी नॉर्मल आया। वो भी क्या आया? नॉर्मल आया। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि जिनमें बाइल बढ़ गया, काला पित्त हो गया और उनका बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया और उनको बुखार आ गया, फीवर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक इनका तुक्का था और ये सब तुक्केबाज थे। क्या थे ये? तुक्केबाज थे। अपना तुक्का मार दिया और बोल दिया दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा होता है। इन्होंने तुक्का मारा। ओरिजिनल एवोल्यूशन के अंदर पढ़ा होगा आपने, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे इन्होंने तुक्का मारा था कि नील नदी के कीचड़ पर सूर्य की किरणें पड़ी और वहां से ओरिजिन और इवोल्यूशन हो गया। वहां से कीड़े मकोड़े बन गए, इंसेक्ट बन गए, फिर आदमी बन गए उनसे धीरे धीरे। वहां पर ऐसा तुक्का मारा था इन्होंने वहां पर भी। तो ये क्या थे? सब तुक्केबाज थे और इनको जिन्होंने जो बोल दिया दूसरे मान भी लेते थे। दूसरे क्या कर लेते? मान भी लेते। लेकिन ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। देन अब हम बात करते हैं WHO की डेफिनेशन के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सेंटर मतलब बात कैसे है, वो कहां पर है? जनेवा के अंदर है। कहां पर है? जनेवा के अंदर है। तो WHO ने हेल्थ की एक कंप्लीट डेफिनेशन दी। हेल्थ का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप फिजिकल फिट हो, डिजीज फ्री हो। कैसे हो आप?
डिजीज मतलब जिसमें डिजीज नहीं है हम उसको कह दें कि यार ये हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है, डिजीज नहीं है। या आप फिजिकल फिट हो, आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी हो, आप हेल्दी हो। हेल्दी होने का मतलब केवल डिजीज फ्री होना ही नहीं है या फिजिकल फिट होना ही नहीं है, इसके लिए आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस होना जरूरी है। मतलब हेल्थ का मतलब है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ या हेल्दी पर्सन कहा जाता है। जो फिजिकल फिटनेस तो होना ही चाहिए जिसमें, बट साथ ही साथ उसका मेंटल फिटनेस भी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस से, मेंटल फिटनेस से, इसके बेसिस पर ही आप किसी को हेल्दी नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ उसका सोशल फिटनेस होना भी जरूरी है, सोशल वेलबींग होना भी जरूरी है, तभी उसको क्या कहा जाएगा, हेल्दी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हेल्दी कहा जाएगा। एक्सप्लेन करेंगे, पहले इस डेफिनेशन को हम नोट कर लेते हैं। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। A state of complete physical, mental and social well-being। मतलब हेल्थ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं पर, ये हेल्थ की बात कर रहे हैं यहां पर। ये हेल्थ की एक कंप्लीट डेफिनेशन है। हेल्थ का मतलब है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पहला टर्म है इसके अंदर फिजिकल फिटनेस। कौन सा टर्म है, फिजिकल फिटनेस। मतलब हम ह्यूमंस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस के बारे में आप जानते हो कि इसके अंदर पूरा एक बॉडी सिस्टम होता है। क्या होता है, पूरा बॉडी सिस्टम होता है। हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, यहाँ पर बात के स्केलेटल सिस्टम है, पूरा बॉडी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, बॉडी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यहाँ पर। मतलब हर पूरे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं और इन सिस्टम का मतलब ये कई सारे ऑर्गन से मिलकर बने हैं। डाइजेस्ट सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं हम कह सकते हैं पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ एसोसिएट ग्लैंड्स होती है। एसोसिएट क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। लीवर की हम बात कर सकते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं, पेनक्रियास की बात कर सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी की बात करें, यूरेटर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यहाँ पर इसका भी पूरा फंक्शन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी के अंदर पूरे ब्लड को सर्कुलेट करना हम कह सकते हैं। पूरी बॉडी के अंदर पूरी सेल्स तक, पूरे सिस्टम हम कह सकते हैं, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। एंडोक्राइन सिस्टम में हम कह सकते हैं इसमें कई सारी ग्लैंड्स होती है और कई सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, उनको ऑर्गन्स तक लेके जाना और उनका पर्टिकुलर फंक्शन करवाना उनसे। नर्वस सिस्टम होता है, पूरी बॉडी के अंदर नर्व सप्लाई करना, मतलब हम कह सकते हैं जो बात की जाए स्टिमुलेशन देना वहां पर। ये सारे काम स्केलेटल सिस्टम में पूरी बॉडी को बैलेंस करना हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मस्कुलर सिस्टम है यहाँ पर, तो पूरा बॉडी ऑर्गन सिस्टम होता है जहां पर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, ये सभी सिस्टम से मिलकर बना होता है और सभी ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। हर ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हर ऑर्गन का क्या होता है कि पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हर ऑर्गन की पर्टिकुलर एनाटॉमी होती है और हर ऑर्गन की पर्टिकुलर फिजियोलॉजी होती है। एनाटॉमी उसकी फिक्स होती है, फिजियोलॉजी उसकी फिक्स होती है। मतलब इस ऑर्गन की साइज इतनी होनी चाहिए, ब्रेन की साइज फिक्स होती है ऑलमोस्ट, हमारे हार्ट की साइज फिक्स होती है, लंग्स की साइज फिक्स होती है। तो इस तरह से हर ऑर्गन जो है उसकी साइज, उनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है।
इस तरह से हम कह सकते हैं वो एनाटॉमिकल, हम कह सकते हैं एनाटॉमिकली वो फिट होता है। और जब वो अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है, जब ना वो क्या कर रहा है, प्रॉपर वर्क, जो उनका मेन वर्क है वो कर रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं उसमें वो सिस्टम क्या है, प्रॉपरली सही है, प्रॉपरली करेक्ट हम कह सकते हैं, वो अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट यदि किसी ऑर्गन के अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई, किसी ऑर्गन में क्या आ गई, एबनॉर्मलिटी आ गई, वहां पर जो ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हार्ट की साइज जो प्रॉपर होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं है, हार्ट छोटा है, तो फिर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। हम कह सकते हैं किसी ने किसी ऑर्गन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगी, तो ऑर्गन प्रॉपर अपना वर्क नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम है, मतलब नर्व सप्लाई हो रही है, हम कह सकते हैं क्रेनियल नर्व होती है यहां पर, या फिर हम कह सकते हैं स्पाइनल नर्व होती है। यदि यहां पर इस फिंगर तक प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं हो रही है, इस हाथ तक प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये हाथ प्रॉपर क्या नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा यहां पर। इसका मतलब एंड फिजिकल फिटनेस का मतलब यही है यहां पर कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन है, तो उसमें जितने भी ऑर्गन्स है, जितना भी बॉडी सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और उसका फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब फिटनेस होना जरूरी है, फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है, किसी के अंदर लंग्स छोटा हो गया, यहां पर बात की जाए, यहां पर हार्ट छोटा हो गया, एबनॉर्मल हो गया, ब्रेन छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, वो अपने बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो क्या नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। तो हेल्दी होने का एक तो हमने कहा फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। फिजिकल फिट है, बाई चांस कोई पर्सन जो है वो बिल्कुल फिजिकल फिट है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब प्रॉपर है, सब क्या है, प्रॉपर है, अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज में है, अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज में है, और उनका फंक्शन भी प्रॉपर है, उनका फंक्शन भी क्या है, प्रॉपर है। लेकिन मेंटल फिटनेस नहीं है। क्या नहीं है, मेंटल फिटनेस नहीं है, मतलब उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर है, उसमें सब कुछ है, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। मेंटल फिटनेस को आप ऐसे ले सकते हो आईक्यू से। आईक्यू का मतलब तो जानते होंगे आप, मतलब हम क्या होता है, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारे अंदर हम कह सकते हैं एक आईक्यू डेवलप हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं वो थिंकिंग डेवलप हो रही है। वो क्या हो रही है, थिंकिंग डेवलप हो रही है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ टाइम के बाद वो समझने लग जाता है कि कौन उसके पेरेंट्स है, कौन उसके पेरेंट्स हैं, उसके बारे में उसको नॉलेज आने लग जाती है। धीरे धीरे वो अपने परिवार के जितने मेंबर्स हैं उनको समझने लग जाता है, जानने लग जाता है, तो फैमिली मेंबर के पास चला जाता है। लेकिन जैसे कोई दूसरा मेंबर आता है वो उनके पास नहीं जाता, उनके पास नहीं जाता, उसको उससे डर लगता है, उनके पास नहीं जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, आईक्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका डेवलपमेंट, आईक्यू का डेवलपमेंट होने लग जाता है। उसको ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। यहां पर मतलब बात की जैसे आग से डरना, पानी से डरना, ये अपने आप ही तो डेवलप हो रहा है बच्चे के अंदर, अपने आप ही तो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है यहां पर। तो ये चीजें जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट, और मतलब हम कह सकते हैं उसका मेंटल डेवलपमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट चल रहा है। कुछ टाइम के बाद वो बोलने लग जाता है, कुछ टाइम के बाद वह बोलने लग जाता है, कुछ पर्टिकुलर टर्म यूज करने लग जाता है, पर्टिकुलर टर्म यूज करने लग जाता है। इसका मतलब उसका डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट क्या चल रहा है, सही चल रहा है। लेकिन बाई चांस कोई बच्चा जो है उस पर्टिकुलर टाइम तक, भाई 2 साल का बच्चा हो गया और अभी भी वो कुछ टर्म यूज नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मेंटल डेवलपमेंट में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं हो रहा है। जिन चीजों को उसको समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं हो रहा। धीरे धीरे जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, एक नॉर्मल पर्सन की बात करें पर, उसको सब कुछ मालूम होता है कि मुझे कौन सी चीज मेरे लिए बात किया सही है, कौन सी चीज मेरे लिए सही नहीं है। वो एक प्रॉपर हम कह सकते हैं उसमें थिंकिंग आ जाती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, वो समझ लग जाता है कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज ठीक है नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये उसका मेंटल डेवलपमेंट है। क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। बट ऐसा नहीं है किसी के अंदर, मतलब जिस समय जो समझदारी होनी चाहिए वो समझदारी नहीं है। सिंपल सी बात है, जो चीज समझने की है वो उस समय वो चीज को नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब
उसमें मेंटल फिटनेस नहीं है। क्या नहीं है उसके अंदर? मेंटल फिटनेस नहीं है यहाँ पर। तो यदि किसी पर्सन के अंदर जिस टाइम तक उसका आईक्यू जितना होना चाहिए उतना आईक्यू लेवल उसका नहीं है, तो इसका मतलब कहेंगे कि इसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब ये हेल्दी नहीं है। क्या नहीं है? इसका हेल्दी नहीं है यहाँ पर। तो उसका मेंटल फिटनेस होना भी जरूरी। क्या होना जरूरी है? मेंटल फिटनेस होना जरूरी। मतलब फिजिकल फिटनेस थी, ब्रेन उसका प्रॉपर डेवलपमेंट था, लेकिन हमने क्या देखा है कि जो थिंकिंग थी यहाँ पर, जो आईक्यू लेवल था उसका, वो प्रॉपर नहीं है। वो क्या नहीं है? प्रॉपर नहीं। इस एज का बच्चा, इस एज का पर्सन इस बात को समझ सकता है, जान सकता है, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब उसमें मेंटल डिसऑर्डर है। क्या उसके अंदर? मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, ये मेंटली फिट नहीं है। मेंटली क्या नहीं है? फिट नहीं है। इसका मतलब ये पर्सन हेल्दी नहीं है। क्या नहीं है? ये हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी होने के लिए फिजिकल फिटनेस के अलावा क्या होना जरूरी है? मेंटल फिटनेस भी होना जरूरी। क्या होना जरूरी है? मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए। मेंटल फिटनेस के साथ साथ उसका सोशल फिटनेस होना भी जरूरी। अब सोशल फिटनेस की बात की गई यहाँ पर। सोशल फिटनेस का मतलब है ह्यूमंस है, हम कह सकते हैं हम एक सामाजिक प्राणी हैं। क्या है? हम सामाजिक, हम हमारे एक समाज बनाकर रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं हमारी फैमिली होती है। हमारी क्या होती है? फैमिली होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा एक कंट्री होता है, उस कंट्री के अंदर हम रहते हैं। तो जो कंट्री, जैसे इंडिया की बात करें अपन, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया ने हमारे रहने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। इंडिया ने इंडिया के अंदर रहने के लिए, हर कंट्री के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, हर कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वहां पर रहने के लिए। तो इंडिया में जो पर्सन रह रहे हैं उन पर्संस के लिए इंडियन जो हम कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूट है, उसने हमारे लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर रहना होगा। हमें यहां पर रहना होगा। मतलब यहाँ का जो समाज है उसके अकॉर्डिंग हमें रहना होगा। यदि हम वैसा नहीं करते हैं, हम वैसा नहीं करते, उस समाज के अकॉर्डिंग हम नहीं रह रहे, वहां के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब हम सोशल फिट नहीं है। क्या नहीं है? सोशल फिट नहीं है। मतलब किसी पर्सन के हेल्दी होने के लिए उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, वहां के जो रूल एंड रेगुलेशन है, यदि उसके अकॉर्डिंग वो रह रहा है, इसका मतलब वो वहां पर सोशल फिट है। क्या है? वहां पर वह सोशल फिट है, उन रूल एंड रेगुलेशन को मान रहा है, क्योंकि सभी मान रहे हैं। और जब सभी मान रहे हैं तो उस पर्सन को भी उनको मानना पड़ेगा। इसका मतलब वो एडजस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वहां पर एडजस्ट कर रहा है। और यदि वो ऐसा कर रहा है तो हम कह सकते हैं ये सोशली फिट है। क्या ये? सोशल फिट है। मतलब फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है, मेंटल फिटनेस होना जरूरी है, बट सोशल फिटनेस होना भी जरूरी है। जैसे कि बात करें अपन सोशल फिटनेस की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूट ने, हमारे जो संविधान है, उसने कहा है कि भाई किसी को दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा, चोरी नहीं की जाएगी, चोरी नहीं किए। यदि कोई पर्सन कहे नहीं मैं तो चोरी करूंगा भैया, अब जब तुम चोरी करोगे तो इसका मतलब हमारा संविधान उसको वहां से निकालेगा, कहां डाल देगा? जेल में डाल देगा। कहां डाल देगा? जेल में। क्योंकि वह उस सोशल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या नहीं है? फिट नहीं है, इसीलिए वो यहां नहीं रह सकता, यहां पर इनके बीच में नहीं रह सकता। उसको अंदर डाल दिया, जेल के अंदर। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है यहां पर, तो उसको भी कहां डाल दिया? जेल के अंदर डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल के अंदर। आप यहां पर आए हो, आपको पता है आप फिजिकल फिट हो। क्या है? आप फिजिकल फिट हो। आप मतलब आपके बॉडी सिस्टम जो है सब प्रॉपर काम कर रहे हैं, सब प्रॉपर हैं। इसके अलावा मेंटल फिटनेस भी है। मेंटल फिटनेस भी है। आपने 10th तो पास की है, बिल्कुल सबने 10th पास किए नहीं किए, और जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ कर लिया है। मेंटल फिटनेस भी, जितनी समझदारी है आपके अंदर, ऑलमोस्ट सभी के अंदर उतनी समझदारी भी है, आप मेंटल फिटनेस हो। क्या आप? आपकी मेंटल फिटनेस भी है। अब आपको पता है मैंने मोशन के अंदर एडमिशन लिया है। किसके अंदर? मोशन के अंदर एडमिशन लिया है, और नीट डिवीजन में लिया है। किसमें लिया है? नीट डिवीजन के अंदर। मतलब आपको पता है कि मुझे यहां पर एक क्लास में बैठना पड़ेगा। किसमें बैठना पड़ेगा? क्लास में बैठना पड़ेगा। और इस क्लास में जब मैं बैठूंगा तो सामने एक टीचर आएगा। सामने क्या आएगा? एक टीचर आएगा जो मुझे एनसीईआरटी पढ़ाएगा, बायोलॉजी पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? बायोलॉजी पढ़ाएगा। टॉपिक पढ़ाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या पढ़ाएगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएगा। ये आपको पहले ही पता लग गया। अरे पता लग गया? नहीं लग गया? लेकिन अब जैसे आप यहां आकर बैठे और आप आकर बोलो कि नहीं मुझे सर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं पढ़नी, आप तो मुझे फीस पढ़ाओ, यहां पर आप तो मुझे क्या पढ़ाओ इस समय, यहां पर फीस पढ़ाओ। जबकि आपको पता है
कि जो सर आएंगे पहली क्लास के अंदर वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब इस समय आप इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो, फिट नहीं हो। क्या नहीं हो, फिट नहीं हो। यहाँ पर इसका मतलब आप क्या नहीं हो, हेल्दी नहीं हो। क्या नहीं हो, हेल्दी नहीं हो आप यहाँ पर। हेल्दी होने का मतलब जो एटमॉस्फेयर है, जो सोशल वेलबींग है, वो होना जरूरी है। आपको पता है यहां बैठना है और यहां जो सर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे और आपको उसको पढ़ना है, लेकिन आपने मोबाइल स्टार्ट कर दिया, मोबाइल निकाल लिया और मोबाइल को देखना स्टार्ट कर दिया और रील पर रील चल रही है। क्या चल रही है, रील पर रील चल रही है। एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी के बाद तीसरी, बिल्कुल आप बैठे बैठे रील पर रील देखते जा रहे हो। और इसका मतलब आप क्या नहीं हो, हेल्दी नहीं हो। क्या नहीं हो आप यहाँ पर, हेल्दी नहीं हो। जो काम करना था, जो रूल एंड रेगुलेशन मानना था, वो नहीं माने। इसका मतलब फिर उस पर्सन को क्या करूंगा मैं, क्लास से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो यहां के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, फिट नहीं है। क्या नहीं है, फिट नहीं है। इसका मतलब वो क्या नहीं है, हेल्दी नहीं है। क्या नहीं है, वह हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी होने का मतलब ये भी, हेल्दी होने का मतलब ये भी है। हमने, हमारे समाज ने क्या बोला है कि मंदिर में जाना है, वहां पर यदि जाओगे तो आप वहां प्रे करोगे, पूजा करोगे। लेकिन कोई पर्सन है कि मैं तो वहां पूजा नहीं करूंगा, मैं तो वहां डांस करूंगा भाई जाकर, मैं तो वहां नाचना है मुझे। बट क्या वो सही जगह है नाचने की? नहीं है भाई। वहां तो प्रे करनी है, प्रे करनी है। सिनेमा हॉल में चला गया और वहां जाकर किताब खोल के बैठ गया, भैया मैंने 2 घंटे के लिए टिकट लिया है और एसी में बैठने का टिकट लिया है और यहां तो मैं पढ़ूंगा। और जैसे मूवी स्टार्ट हुई चिल्लाने लगे कि इस मूवी को बंद कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मुझे पढ़ना है, यहां पर मुझे पढ़ना है। इसका मतलब वो फिट नहीं है। क्या नहीं है, वह फिट नहीं है। कैसा फिट नहीं है, सोशल फिट नहीं है। क्या नहीं है, सोशल फिट। अरे बात समझ में आई है? तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्थी होने का मतलब यही है, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब पर्सन का फिजिकल फिट होना जरूरी है, पर्सन का मेंटल फिट होना जरूरी है और पर्सन का सोशल फिट होना भी जरूरी है। यदि ये तीनों कंडीशंस में वो फिट है तो उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, हेल्दी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हेल्दी कहा जाएगा। तो ये हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। यार बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इस हेल्थ के बारे में। ये जो हेल्थ है, इसको एनसीईआरटी ने बोला है कि हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं और हेल्थ को मेंटेन करने वाले कुछ फैक्टर्स है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, पीछे हेल्थ जो है उस हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं और हेल्थ को मेंटेन रखने के भी कुछ क्या है, फैक्टर्स है। 3 फैक्टर्स उसने बता रखे हैं, उन तीनों फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो हेल्थ अफेक्टेड बाय, हेल्थ अफेक्टेड बाय, हेल्थ किससे अफेक्ट होती है उसकी बात की जाए यहां पर। तो फर्स्ट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं अपन, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब जानते हो आप क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, किसके कारण? जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अरे एक्चुअल में हमारी जो बॉडी है, अब साइलेंट, हमारी जो बॉडी है उसमें सेल्स होती है। अरे होती है नहीं होती है? हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेल में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारी सेल का जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स से प्रेजेंट होते हैं जीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यदि उन जीन्स में वेरिएशंस आ जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर वेरिएशंस आ जाता है, हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी सेल्स के अंदर 2n, मतलब कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं n, और 23 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स, या ये क्रोमोसोम्स नंबर है। किसी भी क्रोमोसोम्स के अंदर यदि उनके जीन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे जीन डिसऑर्डर नाम देते हैं।
या क्रोमोसोम्स के नंबर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। आपने कई सारे सिंड्रोम सुने होंगे। डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, यहाँ पर टनल सिंड्रोम है, यहाँ पर इस तरह से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण होता है। किस कारण होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मतलब किसी क्रोमोसोम के नंबर का बढ़ जाना या किसी क्रोमोसोम नंबर का कम हो जाना, उसके कारण से उस पर्सन में फिर क्या आने लग जाती है? प्रॉब्लम आने लग जाती है। किसी न किसी ऑर्गन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या उस ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। जब कोई ऑर्गन प्रॉपर डेवलप ही नहीं होगा, उसका प्रॉपर फंक्शन ही नहीं होगा, तो बॉडी में क्या आएगी? एबनॉर्मलिटी। बॉडी में क्या आएगी? एबनॉर्मलिटी। इसका मतलब वो फिजिकल फिट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फिजिकल फिट नहीं होगा, मेंटल फिट नहीं होगा, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया। क्या हो गया? मेंटल रिटार्डेशन हो गया, मेंटल फिटनेस नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब वो क्या नहीं रहा? हेल्दी नहीं रहा। क्या नहीं रहा यहाँ पर? हेल्दी नहीं रहा। इसके अलावा कुछ जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? जीन म्यूटेशन, मतलब पर्टिकुलर जीन में ही वेरिएशन हो गया। पर्टिकुलर जीन के में ही क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। यहाँ पर आपने थैलेसेमिया का नाम सुना होगा, और थैलेसेमिया का डिजीज का नाम सुना है। हीमोफीलिया का नाम तो सुना ही होगा। हीमोफीलिया डिजीज नहीं सुनी कभी? कहां से आए हो? अरे हीमोफीलिया भी नहीं सुना आपने? कलर ब्लाइंडनेस तो सुनी होगी। कुछ पर्टिकुलर कलर को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कलर ब्लाइंडनेस सुनी होगी। तो ये सब क्या है? जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर है। आप पढ़ोगे जेनेटिक्स के अंदर कि जो जीन्स होते हैं उन जीन में वेरिएशन हो जाता है, और वेरिएशन होने के कारण से उसके अंदर कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर जाते हैं? ट्रांसफर कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ट्रांसफर कर। बाई चांस यदि मेरे अंदर कोई जीन के अंदर वेरिएशन हुआ है तो हो सकता है कि ये जो डिसऑर्डर मेरे अंदर हुआ है ये मेरी प्रोजेनी के अंदर आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं दैट इज द जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या बोल सकते हैं इनको? जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये हमारी हेल्थ को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं, मतलब ये पर्सन को अनहेल्दी कर देते हैं। पर्सन को क्या कर देते हैं? अनहेल्दी करते हैं। मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स के अंदर वेरिएशन आ जाता है। क्रोमोसोम में क्या आ जाता है? वेरिएशन आ जाता है, और उनके कारण से पर्सन के अंदर उसकी फिजिकल फिटनेस और उसकी मेंटल फिटनेस क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, और इस कारण से पर्सन क्या नहीं रह पाता? हेल्दी नहीं रह पाता। मतलब हमारी हेल्थ जो होती है ये हम कह सकते हैं इफेक्ट होती है किसके द्वारा? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के द्वारा। सेकेंड फैक्टर यहां बताएं, इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस की बात की गई। किसकी बात की गई है? इन्फेक्शन की बात की गई है। इन्फेक्शन का मतलब सिंपल सा है, हम जहां रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर हमारे आसपास सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, इस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कई सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारी बॉडी के जो प्रॉपर फंक्शन है उन फंक्शंस को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन में चले जाते हैं, और ऑर्गन में जाने के बाद उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर को, उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। जब किसी ऑर्गन की फिजिकल स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या नहीं रह पाती है? हेल्दी नहीं रह पाती है। मतलब कह सकते हैं उस पर्सन में इंफेक्शन हो गया। क्या हो गया है? इंफेक्शन हो गया है। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं इन सबको पैथोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल हैं, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है?
सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। और जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर स्टे कर जाते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है, उसको यदि डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके डिस्टर्बेंस के कारण से हमारी बॉडी के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब हम क्या नहीं रह पाएंगे, हेल्दी नहीं रह पाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर इंफेक्शन हो गया, हमारे अंदर क्या हो गया है, इंफेक्शन हो गया। तो इंफेक्शन जो होता है ये हमारी बॉडी की हेल्थ, हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्या करता है, अफेक्ट करता है। भाई जैसे कि बाकी नॉर्मली हम बात करें, जैसे कि राइनो वायरस, नाम तो सुना ही होगा आपने, जो सर्दी नॉर्मल कॉमन कोल्ड करता है। क्या करता है, कॉमन कोल्ड करता है। सबको सर्दी जुकाम होता ही है। तो कॉमन कोल्ड होने के बाद हम कह सकते हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा ऊपर का ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पर इंफेक्शन हो रहा है राइनो वायरस का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में राइनो वायरस का। तो रनिंग नोज हो जाता है। क्या हो जाता है, रनिंग नोज हो जाता है। म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। नेजल कंजेक्शन हो जाता है, मतलब कह सकते हैं म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। यहाँ पर स्नीजिंग होने लग जाती है, गले में इंफेक्शन हो गया, थ्रोट इंफेक्शन हो जाता है, सांस लेने में, खाने पीने के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसका मतलब हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। नॉर्मल बॉडी फंक्शन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर राइनो वायरस का इंफेक्शन हुआ है। किसका इंफेक्शन हुआ है, राइनो वायरस का इंफेक्शन हुआ है। इस कारण से हमारी हेल्थ क्या नहीं, हमारी हेल्थ मेंटेन है, नहीं रह पाए। मतलब हमारी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो गई है। क्या हो गई है, इफेक्ट हो गई है। तो इंफेक्शन जो होते हैं हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट कर देती है। इसके अलावा थर्ड जो है वो हमारी लाइफस्टाइल है। हमारी जो लाइफस्टाइल है ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं, यदि हम नॉर्मल लाइफस्टाइल से नहीं चल रहे हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल से नहीं चल रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। यदि नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं तो हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर जैसे कि जनरली एक ह्यूमन के बारे में, एक नॉर्मल हमारे लिए बात की जाए, आपके लिए बात की जाए, भाई कम से भी कम 6 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। यदि हम 6 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, इससे ज्यादा जग रहे हैं, इससे ज्यादा जग रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है कुछ टाइम के बाद, हो सकता है कुछ दिनों तक नहीं, महीने भर तक नहीं हो, लेकिन हाँ 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर दिया। हमारी लाइफस्टाइल में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। जहां 6 आवर्स हमें सोना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके कारण से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा लाइफस्टाइल की बात की जाए यहाँ पर कि हाँ भाई जनरली हम बात की जाए, हमें नॉर्मल बातचीत करनी चाहिए, ज्यादा तेज नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं बोलना चाहिए। यदि हम ज्यादा तेज बोल रहे हैं, कंटिन्यूस बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है कुछ ना कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम आएगी। कुछ ना कुछ टाइम के बाद क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमारी लाइफ की बात की जाए, हम आते हैं लगभग डेली 6 घंटे चिल्लाते हैं, 6 घंटे आकर यहाँ पर चिल्लाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, नॉर्मल नहीं बोलते हैं। हम नॉर्मल से ज्यादा बात कर रहे हैं, नॉर्मल से ज्यादा अपनी वॉइस बात की यहाँ पर चिल्ला रहे, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसके कारण से कुछ टाइम तो ठीक है, साल भर निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, 4 साल निकल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम हमारी बॉडी को एक्सेस यूज कर रहे हैं। हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एक्सेस यूज कर रहे हैं। जो नॉर्मल बोलना चाहिए था उस नॉर्मल से ज्यादा बोल रहे हैं, कंटिन्यूस बोल रहे हैं, तो उसके कारण से क्या होगी, हमारी हेल्थ जो होगी वो अफेक्ट हो जाएगी। हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, अफेक्ट होने लग जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। तो लाइफस्टाइल जो होती है, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो हमारी हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। आप नॉर्मल सी बात करें, यहाँ पर अभी आजकल की हम देखें तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल्स में होती है। जनरली सभी जो डिलीवरी होती है वह मतलब सब हॉस्पिटल में करवाते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट होते हैं इसीलिए। और साथ ही जो हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है, हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल क्या होता है, हाइजीनिक होता है। क्या होता है, हाइजीनिक होता है। वहां पर पैथोजेंस की बात ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो हाइजीन रखते हैं।
डिलीवरी हुई हाइजीन एनवायरनमेंट में हुई, बेबी जो हुआ वो एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिला। क्या मिला उसको? एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिला। जैसे बेबी हुआ उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम घर पे लेके आएंगे उस बेबी को, वहां पर भी हमने प्रॉपर ध्यान रखा, उस बेबी का प्रॉपर ध्यान रखा है कि यहां पर भी उस बेबी को क्या मिले? एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिले यहां पर। इसलिए कोई पर्सन आ रहा है मिलने के लिए तो हम कहते हैं उस पर्सन से कि बच्चे के हाथ नहीं लगाना। जनरली यही कहते हैं आजकल कि अभी बच्चे के हाथ नहीं लगाना, डॉक्टर ने ऐसा कह रखा है कि बच्चा अभी कमजोर है इसलिए आप इसके हाथ ना लगाएं। यदि फिर हाथ लगा रहा है, बाई चांस कोई ऐसा पर्सन आए गया तो पहले हम सैनिटाइज कर देते हैं उसको कि भैया हाथ को सैनिटाइज कर लो, उसके बाद ही बच्चे के हाथ लगाना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को नॉर्मल एनवायरनमेंट से दूर कर रहे हैं। जो नॉर्मल एनवायरनमेंट उससे क्या कर रहे हैं? उसको दूर करें। हमने उसको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट क्या कर दिया? प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। और जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होने लग गया, वो बाहर निकलने लग गया, तो हमने पहले ही बोल दिया भाई बच्चा, उस बच्चे से बोल रहे भाई मिट्टी में नहीं खेलना। जैसे वो मिट्टी की तरफ जा रहा था हमने उसको वापस घर में ले लिया, भाई मिट्टी में नहीं खेलना, प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। हमने उसको मिट्टी के अंदर नहीं खेलने दिया है यहाँ पर। या जैसे वो बाहर सारा तुरंत से कहा कि भैया हैंड वॉश कर ले, अच्छे से सैनिटाइज कर ले, कि हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए। तो हमने उसके अराउंड एक हाइजीनिक एटमोस्फेयर दे दिया उसको। अब जैसे से बच्चा बड़ा होने लग गया और वो फिर इस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने लग गया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो कई सारे पैथोजेंस हैं, कई सारे क्या हैं? पैथोजेंस हैं। और जैसे उन पैथोजन के कांटेक्ट में आया, हो सकता है कि कुछ ऐसे से बात के यहाँ पर एलर्जेंस हो, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो यहाँ पर, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स जैसे उनके एक्सपोज, उसके कांटेक्ट में आया तो उसको स्नेजिंग होने लगी। क्या होने लगी? उसको स्नेजिंग होने लगी, यहाँ पर छींकें आने लगी, वाटरीज आई होगी, आंखों से पानी आने लग गया, मतलब उसको एलर्जी होने लगी। क्या होने लगी? उसको एलर्जी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस बच्चे को हमने उनके कांटेक्ट में आने से रोक दिया, नॉर्मल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोक दिया। इसके कारण से उसमें क्या हो गई? एलर्जी हो गई। क्या होगी? उसकी एलर्जी हो गई। इसका मतलब उसकी हेल्थ क्या हो रही है? उससे इफेक्ट हो रही है। मतलब लाइफस्टाइल जो होती है, ये लाइफस्टाइल जो होती है, ये हमारी हेल्थ को क्या करती है? अफेक्ट कर देती है। क्या कर देती है? अफेक्ट कर देती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये 3 फैक्टर हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, और हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, ये भी हमारी हेल्थ को क्या करती है? अफेक्ट करती है। हम ज्यादा टाइम तक मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद में बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो आंखें, आईज जो है, ये अफेक्ट होने लग जाएगी। हम कह सकते हैं इसका मतलब हम हेल्दी नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? हेल्दी नहीं रहेंगे। जितने लॉन्ग टाइम तक हम मोबाइल देखते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद हमारी आई साइड वीक होने लग जाती है। आईज के अंदर हम कहते हैं, आंखों के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है, आंखों के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। मतलब हम कह सकते हैं हम क्या नहीं रह पाएंगे? हेल्दी नहीं रह पाएंगे। मतलब हमारी हेल्थ क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। तो हमारी लाइफस्टाइल जो होती है, हमारी हेल्थ को क्या करती है? अफेक्ट कर देती है। तो तीनों फैक्टर एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो हेल्थ अफेक्टेड बाय द जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और द लाइफस्टाइल। इसके अलावा हेल्थ मेंटेन बाय, अब इस हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय, हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, इसके भी एनसीईआरटी 3 फैक्टर बता रही है। कितने फैक्टर बता रखे हैं? 3 फैक्टर बता रखे हैं। हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय, फर्स्ट बता रखा है यहां पर, हम कह सकते हैं हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस्ड डाइट। हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस डाइट के द्वारा मेंटेन रहती है। किसके द्वारा? बैलेंस डाइट के द्वारा मेंटेन रखी जा सकती है। हम हमारी हेल्थ को बैलेंस डाइट के द्वारा क्या रख सकते हैं? मेंटेन रख सकते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है कि हम जो है रेगुलर जो है वो फूड यूज करते हैं। हम हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हम रेगुलर क्या करते हैं? फूड यूज करते हैं, फूड इंटेक करते हैं। ये जो हमारा फूड होता है, ये कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे फूड के मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट्स है। यही तो है हमारे फूड में मेन कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, प्रोटीन है और फैट है। इसके अलावा हमारे फूड के कुछ माइनर कंपोनेंट्स भी होते हैं। हमारे फूड के क्या होते हैं? कुछ माइनर कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन के बारे में बात कर सकते हैं। कई सारे विटामिन होते हैं।
के अलावा हमारा फूड बना होता है मिनरल्स के द्वारा। किसके द्वारा? मिनरल्स के द्वारा। कई सारे मिनरल्स होते हैं, हम कह सकते हैं, ये भी जरूरी होती है। इसके अलावा लास्ट में हम बात कर सकते हैं वाटर की। किसकी बात कर सकते हैं? वाटर। वाटर भी जो है हमारी बात की जाए यहाँ पर हमारे फूड या हमारे लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में जो जिनसे मिलकर हमारा फूड बना होता है। हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हमारे एज के अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रेगुलर जो रिक्वायरमेंट है फूड के अंदर कंपोनेंट्स की, वो फिक्स होती है। वो क्या होती है? फिक्स होती है। भाई इस पर्सन को, इस बॉडी वेट के पर्सन को इतने अमाउंट में रेगुलर प्रोटीन को यूज करना पड़ेगा। इतना यदि ये प्रोटीन ये यूज कर रहा है तो हम कह सकते हैं इसकी हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी। इतना कार्बोहाइड्रेट, इतनी कैलोरी किसको रिक्वायरमेंट है, उतना कार्बोहाइड्रेट यदि वो यूज कर रहा है तो बिल्कुल हेल्थ मेंटेन रहेगी। जितनी फैट की रिक्वायरमेंट है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उतनी फैट वो यदि यूज कर रहा है तो उसकी हेल्थ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। जितने विटामिन की रेगुलर रिक्वायरमेंट है उतने विटामिन वो रेगुलर यूज कर रहा है तो उसकी हेल्थ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। जितने मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है उतना मिनरल्स वो यूज कर रहा है तो उसकी हेल्थ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। जितने पानी, वाटर की डेली रिक्वायरमेंट है यदि उसको यूज कर रहा है तो उसकी हेल्थ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो हेल्थ को मेंटेन रखा जा सकता है किसके द्वारा? बैलेंस डाइट के द्वारा। किसके द्वारा? बैलेंस डाइट के द्वारा। यदि किसी भी तरह से यहां पर जैसे कुछ विटामिन की बात की है, कम यूज कर रहा है, कोई पर्सन कुछ विटामिन को यूज नहीं कर रहा है तो उस पर्सन में वो पर्टिकुलर विटामिन की क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी। क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे विटामिन सी उसने यूज नहीं किया, विटामिन सी उसने बहुत कम यूज किया तो विटामिन सी की क्या हो जाएगी इसके अंदर? डेफिशिएंसी। और जैसे ही विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन सी से रिलेटेड क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। मतलब उसमें कुछ डिसऑर्डर होगा। क्या होगा? उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। मतलब उसकी हेल्थ क्या नहीं रह पाई? मेंटेन नहीं रह पाई। यहाँ पर उस बात की, यहाँ पर पानी की बात करें, वाटर इनटेक की बात करें, रेगुलर एक अमाउंट होता है कि इस अमाउंट के अंदर उसको वाटर को यूज करना है, बट बाय चांस वो वाटर यूज नहीं कर रहा है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, बेहोश हो जाएगा, वो गिर जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं बाकी लूज मोशन हो जाएगा उसके अंदर, यहाँ पर वॉमिटिंग होने लग जाएगी। यहाँ पर मिनरल्स का बैलेंस होना जरूरी है, वाटर का बैलेंस होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब उसकी हेल्थ क्या नहीं रह पा रही है? मेंटेन नहीं रह पा रही है। तो हेल्थ को मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? बैलेंस डाइट के द्वारा। यदि प्रॉपर वो बैलेंस डाइट यूज कर रहा है, प्रॉपर क्या यूज कर रहा है? बैलेंस डाइट यूज कर रहा है तो उसकी हेल्थ क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। यहां पर बैलेंस डाइट के अलावा हम बात कर सकते हैं यहां पर पर्सनल हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन की बात कर सकते हैं यहां पर। पर्सनल जो हाइजीन है ये भी हमारी हेल्थ को मेंटेन रखती है। पर्सनल हाइजीन जो है ये भी हमारी हेल्थ को क्या रखती है? मेंटेन रखती है। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। यदि हम हाइजीन नहीं रहेंगे या हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ मेंटेन नहीं रह पाएगी। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हमें बाकी साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, रोजाना नहाना चाहिए। कई बार सर्दी में नहाते नहीं, 5-5 दिन 8-8 दिन तक नहीं नहाते हैं कुछ पर्सन, तो उनकी हेल्थ मेंटेन नहीं रह पाएगी, मेंटेन नहीं रह पाएगी। ब्रश नहीं करते हैं तो इसके कारण क्या होगा? प्रॉब्लम। यहाँ जर्म्स क्या हो जाएंगे? ग्रो करने लग जाएंगे तो उनके जो बात गम्स हैं, जो टीथ हैं, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। तो पर्सनल हाइजीन भी जरूरी, पर्सनल हाइजीन भी जरूरी है। यदि डर्टी एटमॉस्फेयर में रहेगा वह, मतलब जैसे कि बात की जाए कुछ बाहर से वेजिटेबल्स लेके आया और जो वेजिटेबल्स लेके आ रहा है, हम जानते हैं उन वेजिटेबल्स पर कुछ न कुछ हो सकता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। क्या हो? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यदि हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाएंगे? हार्मफुल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हार्मफुल हो जाएंगे। यदि पर्सन वेजिटेबल्स लेके आ रहा है, कुछ फ्रूट्स लेके आ रहा है और उनको वॉश नहीं किया, उनको वहां पर उसने बात किया साफ क्लीन नहीं किया है और उनको ऐसा का ऐसा यूज कर लिया है तो कुछ टाइम के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब उसकी हेल्थ क्या नहीं रह पाएगी? मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो पर्सनल हाइजीन भी हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। तो पर्सनल हाइजीन होना जरूरी है, नहाना जरूरी है। हम कह सकते हैं हमारे जो नेल्स हैं इनको टाइम पर यहाँ से बात किया काटना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इनके कारण से यहाँ भी जर्म ग्रो करने लग जाते हैं,
क्योंकि यहाँ मॉइस्चर होती, क्या होती है यहाँ पर, मॉइस्चर होती है यहाँ पर, तो जर्म यहाँ बात क्या ग्रो करने लग जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, तो ये जाएंगे हमारी बॉडी की हेल्थ को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। मतलब हमारी हेल्थ को मेंटेन रखा जाता है किसके द्वारा, पर्सनल हाइजीन के द्वारा, किसके द्वारा, पर्सनल हाइजीन के द्वारा। इसके अलावा एक और पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी ने, और वह है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज या योगा, रेगुलर एक्सरसाइज या योगा ये हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है, हमारी हेल्थ को क्या रखता है, ये मेंटेन रखता है। मतलब बात की जाए यहां पर, यदि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, तो हम हमारी हेल्थ को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, हमारी हेल्थ को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, मतलब थोड़ा सा प्राणायाम करना जरूरी है, थोड़ा सा क्या करना जरूरी है, प्राणायाम। यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं, बात क्या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको मेंटेन रखेंगे, उसको क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे यहाँ पर। और लंग्स की कैपेसिटी मेंटेन रहेगी तो फिर हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हम रेगुलर बात की जाए यहाँ पर वॉक नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम इंटेक तो कर रहे हैं, फूड इंटेक तो कर रहे हैं, बट ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल ऐसी है, जैसे कि कोई बात की जाए, क्या नाम से सीएस वाला है, कंप्यूटर इंजीनियर है यहाँ पर, तो उसका काम ही यही है कि वो कंप्यूटर बैठकर चेयर पर बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, सब कुछ ले रहा है यहाँ पर, लेकिन वो 10 घंटे 12 घंटे कंप्यूटर बैठा हुआ है। खाना इंटेक बैलेंस डाइट ली उसने, क्या ली उसने, बैलेंस डाइट ली है, लेकिन वो जो डाइट ली है उसकी एनर्जी जो है वो बर्न नहीं हो रही, एनर्जी क्या नहीं हो रही, उसकी बर्न नहीं हो रही यहाँ पर। इसका मतलब उसकी बॉडी में डिपॉजिट हो रही है, बात क्या यहाँ पर फैट क्या हो रहा है, उसका डिपॉजिट हो रहा है। अब वो वॉक नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, तो धीरे धीरे इसमें ओबेसिटी आने लग जाएगी, क्या लग जाएगी, ओबेसिटी आने लग जाएगी यहाँ पर। वो बात क्या है, अपने नी जॉइंट्स इनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं करवा रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद नी जॉइंट्स में क्या आने लग जाएगी, प्रॉब्लम आने लग जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, वो अपना काम तो कर रहा है, बट साथ ही साथ उसने क्या किया, रेगुलर एक्सरसाइज किया है, योगा किया है, तो उसके कारण से वो अपने आप को क्या रख लेगा, फिट रख लेगा। इसका मतलब वो अपने हेल्थ को क्या रख रहा है, मेंटेन रख रहा है। तो हेल्थ जो बात की है, हेल्थ जो मेंटेन की जाती है वो बैलेंस डाइट के द्वारा मेंटेन की जाती है, पर्सनल हाइजीन की तरह उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है, योगा जो होता है, ये भी हमारी बात के हेल्थ को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। तो ये 3 फैक्टर हैं, इन तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। और बात समझ में आ गई है, और आपके लिए भी जरूरी है बैलेंस डाइट, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, कम भी नहीं करनी चाहिए, कम भी नहीं करनी चाहिए, बैलेंस फॉर्म में लेनी चाहिए। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी डाइट आपको यूज करनी चाहिए, तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाओगे, अपनी हेल्थ को क्या रख पाओगे, मेंटेन रख पाओ। पर्सनल हाइजीन भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी आ रहे हैं तो नहा के नहीं आ रहे हैं, भैया नहाना जरूरी है, नहाना जरूरी है। यहाँ पर जो नेल्स हैं उन नेल्स को भी काटना जरूरी है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने कहा है जो वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं या जो भी हम बाहर से कुछ खा रहे हैं वो भी हाइजीनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। रोजाना कचौरी नहीं खानी चाहिए, रोजाना समोसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जरूरी थोड़ी कि वो हाइजीनिक बना रहा होगा, जरूरी थोड़ी कि वह हाइजीनिक ही बना रहा होगा यहाँ पर। तो पर्सनल हाइजीन होना भी जरूरी है। दूसरी बात हम कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। बिल्कुल सही बात है कि आप भी यहाँ पर क्लास में आते हो, 6-7 घंटे यहाँ पढ़ते हो, घर पे जाकर 6-7 घंटे पढ़ते हो कि टाइम नहीं मिल रहा एक्सरसाइज करने का। यदि आप रेगुलर ऐसा रखोगे अपनी लाइफस्टाइल को तो प्रॉब्लम तो आएगी भाई, प्रॉब्लम तो आएगी। तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग टाइम तक आप अपनी हेल्थ को क्या रख सकते हो, मेंटेन। अरे बात समझ में आ गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। देन अब जो हम बात करने जा रहे हैं सेकंड जो है वो डिजीज की बात करने जा रहे हैं। ये तो हम हेल्थ की बात कर रहे थे, सेकंड टर्म जो है वो डिजीज है।
डिजीज तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट टर्म क्या है? ये जो डिजीज टर्म है, डिजीज जो है ये टर्म जो बना हुआ है, दो वर्ड्स हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, डिस प्लस इज। डिस का मतलब होता है मिस्टेक। क्या है? मिस्टेक हो गई है, गड़बड़ हो गई है। मिस्टेक का मतलब क्या है? गड़बड़ हो गई है। और कंफर्ट मतलब जिस कंडीशन में इजी फील कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? इजी फील करते हैं, बट उस इजी फील जो जिसमें हम कंफर्ट थे, जिस कंडीशन में हम क्या थे? कंफर्ट थे, बट उस कंडीशन में क्या आ गई है? मिस्टेक आ गई है। क्या आ गई है? मिस्टेक आ गई है, उसमें गड़बड़ हो गई है। और बॉडी की यही कंडीशन क्या कहलाती है? डिजीज कहलाती है। क्या कहलाती है? डिजीज कहलाती है, जहां पर अनकंफर्ट हो गए हैं, मतलब अनईजी हो गए। क्या हो गए? अनईजी हो गए हैं यहां पर। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिजीज वाली कंडीशन बोलते हैं, अनहेल्दी कंडीशन। क्या बोल सकते हैं अपन? अनहेल्दी कंडीशंस कहा जा सकता है। तो ये जो डिजीज है दो तरह की होती है। एनसीईआरटी की बात की है तो डिजीज को बात किया यहां पर डिफरेंशिएट किया है। ये जो डिजीज होती है दो तरह की होती है। सिंपल सी बात करें अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, और सेकंड जो होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। किसके बारे में? इन्फेक्शियस डिजीज। अरे डिजीज का मतलब है जो हम जिस कंडीशन में जब हम कंफर्ट रहते हैं, इजी फील करते हैं, जिस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इजी फील करते हैं, कंफर्ट हमारी कंडीशन थी, बट उस कंडीशन में क्या आ गया? डिस्टरबेंस आ गया। क्या आ गया? जिसके अंदर डिस्टरबेंस आ गया, मिस्टेक हो गई इसके अंदर। क्या हो गया? इसके अंदर मिस्टेक हो गई है। तो जब हमारी बात के कंफर्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज। और ये जो डिजीज है ये दो तरह की होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, और सेकंड क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है ये वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली क्या कर जाती है? ट्रांसफर कर जाती है। इन्फेक्शियस डिजीज ये वे डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर जाती है? ट्रांसफर कर जाती है। मतलब यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है? यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? जैसे कि हम कह सकते हैं किसी पर्सन के अंदर कॉमन कोल्ड हुआ। क्या हुआ? जिसके अंदर कॉमन कोल्ड हुआ यहां पर, और उसने स्नेजिंग किया। क्या किया? उसने स्नेजिंग किया यहां पर, कफिंग किया यहां पर, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकली। कुछ क्या बाहर निकली? यहां पर वाटर ड्रॉपलेट, बॉडी से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से बाहर निकल गई। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी इनके अंदर था पैथोजन। इनके अंदर क्या था? पैथोजन। ये आसपास के एनवायरनमेंट में चला गया, आसपास की चीजों पे चला गया। उसके पास में कोई दूसरा हेल्दी पर्सन बैठा हुआ था। दूसरा क्या बैठा हुआ था? हेल्दी पर्सन बैठा हुआ था। और ये जो हेल्दी पर्सन था ये इन चीजों के कांटेक्ट में आया, इन चीजों के कांटेक्ट में आया, इन वाटर ड्रॉपलेट्स के क्या आया? कांटेक्ट में आया। और जैसे ही वो कांटेक्ट में आया तो उन ड्रॉपलेट्स के अंदर पैथोजन था, वो पैथोजन उसकी बॉडी में क्या कर गया? एंटर कर गया। क्या कर गया? एंटर गया। कुछ टाइम के बाद उस पर्सन में जो हेल्दी था वो हेल्दी पर्सन में भी क्या हो गया? इसके अंदर कॉमन कोल्ड हो गया। क्या हो गया? कॉमन कोल्ड हो गया। मतलब यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन था स्नेजिंग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? यहां पर स्नेजिंग था। मतलब एक बात क्या? वाटर ड्रॉपलेट्स थी। क्या थी? वाटर ड्रॉपलेट्स थी, जिसके कारण से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पैथोजन क्या कर गया? ट्रांसफर कर गया। यहां पर क्या कर गया? ट्रांसफर कर गया यहां पर। इसके अलावा जैसे कि बात किया मलेरिया की बात करें, किसकी बात करें? मलेरिया की। मलेरिया जो होता है
यह डिजीज जो होती है ये होती है प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम। पैथोजन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। पैथोजन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। बट ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है? ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से पहुंचता है। किसके बाइट करने से पहुंचता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से। मतलब एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आया, उसने हमें बाइट किया, जैसे वो हमें बाइट करता है वो हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम छोड़ जाता है। हमारे ब्लड में क्या छोड़ जाता है? प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर जाता है। और जैसे ये प्लाज्मोडियम जाता है कुछ टाइम के बाद मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर्स बढ़ा लेता है और कुछ टाइम के बाद में हमारे कुछ ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देता है और हमारे अंदर फीवर आने लग जाता है। क्या लग जाता है? फीवर। मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया। हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, यहाँ पर इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। मतलब हमें क्या हो गया? मलेरिया हो गया। क्या हो गया? मलेरिया हो गया यहाँ पर। तो वेक्टर था, कौन था वेक्टर यहाँ पर? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। बट पैथोजन कौन सा था यहाँ पर? प्लाज्मोडियम। कौन सा था? प्लाज्मोडियम। अब जैसे ही हमारे को ये मैं इन्फेक्टेड था, मुझे मलेरिया हुआ था, मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम था। मेरी बॉडी में क्या था? प्लाज्मोडियम। फिर दूसरा कोई मच्छर आया, फिर उसने मुझे काटा। उसने मुझे क्या किया? काटा। वो काटता है ना तो दो काम करता है, एक तो अपना जो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम था उसको छोड़ के जाता है और साथ ही साथ मेरे ब्लड को भी लेके जाता है। मेरे ब्लड को भी लेके जाता है। मतलब दो काम करके जाता है, एक तो अपना स्लाइवा छोड़ता है मेरे ब्लड के अंदर और स्लाइवा में हो सकता है प्लाज्मोडियम। हो स्लाइवा में क्या हो सकता है? प्लाज्मोडियम। या फिर मेरे ब्लड में प्लाज्मोडियम था। मेरे ब्लड में क्या था? उसने जैसे ही मेरा ब्लड सक किया तो उसने क्या ले लिया? उसने प्लाज्मोडियम ले लिया। क्या ले लिया उसने? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कहां चला गया? इस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर भी चला गया। अब जैसे ही फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो बाइट करते ही अपना स्लाइवा क्या कर देगा? उसमें ट्रांसफर कर देगा। स्लाइवा में क्या था? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर भी चला गया। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो गया? प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो गया। मतलब कह सकते हैं इसमें भी क्या हो गई? डिजीज होगी। कौन सी डिजीज हो गई? मलेरिया। कौन सी हो गई? मलेरिया। मतलब कह सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था यहाँ पर? यहाँ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था यहाँ पर? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो था जो प्लाज्मोडियम को, मलेरिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। इस तरह की जो डिजीज होती है उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। जैसे कि बात की जाए किसी पर्सन के अंदर एड्स डिजीज है। क्या है? एड्स डिजीज है। ये एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सा है ये? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये एचआईवी वायरस से होता है। किससे होता है? एचआईवी वायरस से होता है। ये एचआईवी वायरस जो होता है हमारे बॉडी के, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस बॉडी के बॉडी फ्लूइड में मिलेगा। किसमें मिलेगा? ये बॉडी फ्लूइड में मिलता है। बॉडी फ्लूइड में मिलता है, हम कह सकते हैं। अब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है, मतलब उस ब्लड के अंदर क्या था? एचआईवी वायरस था। उस ब्लड के अंदर क्या था? एचआईवी वायरस था। उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमने क्या कर दिया? नॉर्मल पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मल पर्सन को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। यहां पर तो इस ब्लड के द्वारा उस नॉर्मल पर्सन में क्या चला गया? एचआईवी वायरस चला गया और उसमें भी क्या हो जाएगी? एड्स डिजीज हो जाएगी। मतलब वो भी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। मतलब यहां पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था वो क्या था? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या था यहां पर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमने क्या किया है? इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है दूसरे पर्सन में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो यहां मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? ब्लड ट्रांसमिशन। बॉडी फ्लूइड हो गया। क्या हो गया? बॉडी फ्लूइड। तो जितनी भी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली क्या कर जाती है? ट्रांसफर कर जाती है। इजीली क्या कर जाती है? ट्रांसफर कर जाती है। मतलब यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है यहां पर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। किसी न किसी मेथड से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। उन सभी डिजीज को क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस डिजीज। क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं एचआईवी के बारे में, मतलब एड्स डिजीज की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? एड्स डिजीज की हम बात कर सकते हैं। यह एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। मोस्ट कॉमन क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज है। और भी दूसरी डिजीज हम कह सकते हैं, जैसे कि मलेरिया की बात कर सकते हैं, टाइफाइड की बात कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड की बात कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड की हम बात कर सकते हैं। ये सब क्या है? मलेरिया है। ये सब क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। मलेरिया की बात कर सकते हैं।
ये सब इंफेक्शियस डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर जाती है, ट्रांसफर कर जाती है। जहां पर क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या होता है जहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। हो सकता है कोई ना कोई बॉडी फ्लूइड हो सकता है कोई बात क्या है, ड्रॉपलेट्स हो, वाटर हो, इन्फेक्टेड फूड हो, उनके द्वारा एक पर्सन दूसरे पर्सन में क्या कर रही है, वह ट्रांसफर कर रही है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की यदि बात की जाए, ये वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ये होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती। जहां क्या नहीं होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होगा। जैसे कि बात की जाए, मैंने फूड जो यूज कर रहा था, मैं उसमें विटामिन सी यूज नहीं कर रहा था। क्या यूज नहीं कर रहा था, विटामिन सी यूज नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे मेरी बॉडी में विटामिन सी की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी। विटामिन सी की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो कुछ टाइम के बाद में मेरे अंदर स्कर्वी डिजीज होगी। क्या होगी, स्कर्वी डिजीज होगी। क्या मेरे जो फैमिली मेंबर हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स में मेरे साथ जो बिल्कुल बैठे हुए साथ रहते हैं, क्या उनमें स्कर्वी डिजीज हो जाएगी, मेरे से हो जाएगी? अरे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डेफिशिएंसी मेरे में हुई है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। मेरी स्कर्वी डिजीज दूसरे पर्सन में क्या नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी। जब तक कि दूसरे पर्सन में विटामिन सी की क्या ना हो जाए, डेफिशिएंसी ना हो जाए, तब तक उसमें क्या नहीं होगी, स्कर्वी डिजीज नहीं होगी। तो जितनी भी विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज होती है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। हम कह सकते हैं मैंने प्रोटीन कम यूज किया। मैंने क्या यूज किया, प्रोटीन कम यूज किया। यहां पर बचपन की बात कर लो या फिर आगे बात की बात कर ले, हम कह रहे हैं मतलब 1 ईयर की बात कर ले या फिर उसके बाद में 5 साल तक में प्रोटीन मुझे बहुत कम दिया गया है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि मेरी बॉडी वीक रहेगी। मेरी बॉडी उस समय क्या रहेगी, वीक रहेगी। जिससे एक डिजीज होती है क्वाशियोर डिजीज। क्या होती है, क्वाशियोर डिजीज होती है, मेरास्मस डिजीज होती है, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी या कैलोरिक डेफिशिएंसी से होती है। तो वो मेरे में होगी, दूसरे बच्चे में नहीं होगी, दूसरे बच्चे में नहीं होगी यहाँ पर। तो ये जितनी भी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है, जहां कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये डिजीज क्या कहलाती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। ऐसे ही कैंसर की बात करें, किसकी बात करें, कैंसर की बात करें। कैंसर जो होता है ये सेल डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी में यदि सेल डिवीजन एब्नॉर्मल होगा तो मेरे अंदर ही ट्यूमर बनेगा। मेरे अंदर ही क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा। यहां पर दूसरे पर्सन में ट्यूमर नहीं बनेगा, मेरा ट्यूमर दूसरे पर्सन में नहीं जाएगा। यहां पर इसका भी कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो कैंसर भी हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कंसीडर करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात की जाए यहां पर, विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, या इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कैंसर। ये सब क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या है ये, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है। यहां कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। क्या नहीं है, यहां पर कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। अरे बात समझ में आई है। आगे हम जो बात करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ टर्म बार बार आते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी, इसके अलावा पैथोजन, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन, सिम्टम्स, बात क्या वैक्सीन, एंटी सीरम, ये टर्म कई बार आएंगे चैप्टर के अंदर। तो पहले इन टर्म को पढ़ना पड़ेगा मैं, उसके बाद ही आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इम्यूनिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इम्यूनिटी, टर्म्स की बात करेंगे और इम्यूनिटी वाला स्टार्ट करेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आना भाई थोड़ा सा। थैंक यू भाई। क्वेश्चंस जो मैंने बोला है होमवर्क वो कर लेना भाई, और जिसने कर लिया हुआ अपनी कॉपी बाहर रख देना। थैंक यू भाई।